मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज अपने बेटे राजकुमार शंभूराजे के साथ पावनखिंड में बैठे हैं। तभी शंभूराजे पूछते हैं कि आपके राज्याभिषेक के धामधूम में हम इस पावनखिंड में क्यों आए हैं। तो महाराज बताते हैं कि इस राज्याभिषेक के पीछे कई सारे वीरों ने अपना रक्त बहाया है, बलिदान दिया है, और इस बलिदान की शुरुआत प्रतापगढ़ के तल पर हुई थी। दिन था चंपा षष्ठी। हमने अफजल खान का पेट फाड़ कर उसकी आंतें निकाल दी और संभाजी काऊजी ने अफजल खान का सिर जिजाऊ माँ साहेब को दिखाया। इसके बाद हमने विजापुर पर हमला बोल दिया। इस बार पहला किला था चंदन और हमारे साथ थे नेतोजी पालकर, सिद्दी हिलाल, हनुमंतराव खराटे और अन्य मावड़े। सातारा, वडगांव, वेळापुर, करहाड़, कामेरी, इन मार्गों से हम करवीर पहुंचे। सिर्फ 10 दिनों में स्वराज्य 5 पट से बढ़ गया। पास ही आदिल शाह का पसंदीदा किला पनाड़ा था। स्वराज्य के सीमा पर बना यह किला हमें चाहिए था। हमने पन्हाड़ा पर हमला बोल दिया। तब हमारे साथ जुड़े रायाजी बांदल और बाजी प्रभु देशपांडे। मावड़ों ने अतुलनीय पराक्रम दिखाया। किले पर तीनों दिशाओं से हमने हमला बोल दिया और पन्हाड़ा जीत लिया। इस तरफ हम विजापुर की तरफ से स्वराज्य बढ़ा रहे थे और मावड़ की तरफ जिजाऊ माँ साहेब रणरागिनी बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ी। चारों तरफ सिर्फ मराठा नाम छाया हुआ था। इसके बाद हम एक गाना देखते हैं जिसमें मावड़े जीत की खुशी में महाराज के सामने नृत्य कर रहे हैं। महाराज शंभूराजे को बताना शुरू रखते हैं। उस वक्त जिजाऊ माँ साहब अफजल खान के खिलाफ युद्ध में जिन जिन वीरों ने शूरता दिखाई उनको मिलने गई थी, जिनमें प्रमुख थी बांदल घर की प्रमुख दीपाऊ माँ साहब। उनके बेटे रायाजी बांदल की पत्नी भवानी देवी जिजाऊ माँ साहब का स्वागत करती है। जिजाऊ माँ पूछती है कि यह दीप क्यों जलाया है। तब दीपाऊ बताती है कि जब भी रायाजी युद्ध के लिए जाते हैं तब यह दीप भवानी देवी जलाकर रखती है, क्योंकि जब भी रायाजी जीतकर वापस लौट आए तो उनका स्वागत करने में यह दीप काम आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि माँ जिजाऊ दीपाऊ बांदल को उनके पराक्रम के लिए शाबाशी दे रही है। तभी वहां सोयराबाई आती है और बताती है कि हमने पन्हाड़ा जीत लिया। लेकिन जिजाऊ माँ साहब खुश होने के साथ निराश हो जाती है। वो बताती है कि हमारे सपनों के लिए बच्चे जान पर खेल रहे हैं, हमें उनकी चिंता है। अगले सीन में हम विजापुर दरबार देखते हैं। बड़ी बेगम साहिबा अपने सैनिकों को डांट रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हजरत आदिल शाह की जान और पूरी सल्तनत खतरे में है। बड़ी मेहनत के बाद शिवाजी राजा अपना पहाड़ी मुल्क छोड़कर खुले मैदान में आया था। उसके साथ सिर्फ 5,000 की फौज थी और तुम्हारे साथ 30,000। फिर भी क्यों हार गए? सभी सैनिक शर्मिंदा है। तभी वहां सिद्दी जोहर आता है, लेकिन बड़ी बेगम साहिबा उसे गद्दार कहती है। लेकिन सिद्दी जोहर कहता है कि आपने मेरे गद्दारी के बारे में जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ अफवाहें है और अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक मौका मांगता है, जिसमें वो शिवाजी महाराज को पकड़ने की बात करता है। लेकिन गुस्से में बड़ी बेगम साहिबा उसे चुप कर देती है। वो कहती है कि एक बागी दूसरे बागी को हराने की बात कर रहा है। आप जैसे बागी घर जला रहे हैं और शिवा सल्तनत जला रहा है। हमें कभी कभी लगता है कि शिवा से बचने के लिए हमें दीवार बनानी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। शिवाजी राजे अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि बाजी प्रभु देशपांडे और रायाजी बांदल पन्हाड़ागढ़ और विशालगढ़ की मरम्मत करने में लगे थे। बाजी प्रभु देशपांडे कोयाजी बांदल को गुड़ सिर्फ खाने के साथ ही किले की दीवारें मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा बता रहे हैं। शंभूराजे महाराज से पूछते हैं कि बांदल सेना तो लड़ाई करती है तो किले की मरम्मत क्यों कर रही थी। तब महाराज बताते हैं कि स्वराज्य के निर्माण में सभी काम मावड़े एक साथ करते हैं। महाराज कहते हैं कि जिस राज्य के तरुण राज्य का काम छोड़ देते हैं उस राज्य की कभी प्रगति नहीं होती, बल्कि उसकी मोगलाई होती है। महाराज शंभूराजे को उस वक्त घटी घटनाएं बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उसी वक्त जासूस बहिरजी नाइक ने खबर लाई थी कि उत्तर की ओर से शाहिस्ता खान स्वराज्य पर हमला करने आ रहा है और इधर विजापुर में बड़ी बेगम साहिबा कुछ अलग ही प्लान कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बड़ी बेगम शिवाजी को पकड़ने के लिए सिद्दी जोहर को भेजने का सोचती है। वो कहती है कि अफजल खान के बाद उस जैसा सुरमा सिर्फ सिद्दी जोहर है। बड़ी बेगम का कहना है कि हमें आज भी सिद्दी जोहर के ईमानदारी पर शक है, लेकिन सिद्दी जोहर जीत गया तो जीत अपनी और हार गया तो शिवाजी राजा के हाथों मारा जाएगा। दोनों तरफ से सल्तनत को ही फायदा है। अगले सीन में हम दरबार देखते हैं जिसमें सिद्दी जोहर को बताया जाता है कि आपका माफीनामा हमें मंजूर है और आपको सल्तनत को शिवाजी राजा को मारकर अपनी वफादारी दिखानी पड़ेगी। सिद्दी जोहर को सलाबत खान इस खिताब से नवाजा जाता है।
सिद्दी जौहर खिल्लत कबूल कर लेता है और शिवाजी राजा को मारने की कसम खाता है। इधर शिवाजी महाराज अपने मावड़ों को बता रहे हैं कि सिद्दी हमें पकड़ने के लिए यहाँ पन्हाड़ा किले पर जरूर आएगा, तो इसीलिए सभी का यहाँ रहना उचित नहीं। इसीलिए महाराज सभी को अपने अपने मुल्क की रक्षा करने को कहते हैं। एक मावड़ा पूछता है कि महाराज आप अकेले सामना करोगे? तो महाराज बताते हैं कि हमारे साथ बाजी प्रभु, राया जी, कोया जी है, तो फिक्र की जरूरत नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्दी जौहर की फौज पन्हाड़गढ़ को घेरा लगाए बैठी है। सिद्दी जौहर अफजल खान के बेटे फाजल खान को किले की पिछली बाजू को संभालने को कहता है, बाई बाजू रुस्तम जमाल को और अपने दामाद दिलेर मसूद को अपनी फौज घूमती रखने को कहता है। मराठे कहीं से भी तब राया जी बड़े प्यार से अपने घोड़े से बात करते हैं। राया जी को अपने पत्नी की याद आ रही है। दोस्तों, यह काल ऐसा था जब मावड़े सालों साल अपने घर से दूर युद्ध के लिए जाते थे और जाते वक्त उन्हें गारंटी नहीं होती थी कि वो वापस लौट आएंगे या नहीं। राया जी की नई नई शादी हुई है और ऐसे में अपने पति का युद्ध में जाना उनकी पत्नी सह नहीं पाती और पूछती है कि कब लौटोगे। राया जी उन्हें समझाते हैं कि मैं यह दिया बुझने से पहले लौट आऊंगा। उनकी पत्नी उन्हें तिलक लगाकर उन्हें पूजती है। यादों में डूबे राया जी को कोया जी जगाते हैं। तभी तोप बजने की आवाज होती है। राया जी और कोया जी भागते हुए आवाज की दिशा की ओर दौड़ते हैं। महाराज राया जी को तोप की ओर निशाना लगाने को कहते हैं। राया जी अपने अचूक निशाने से तोप दागने वाले को मार देते हैं। महाराज उनकी तारीफ करते हैं। महाराज यह अनुमान लगाते हैं कि तोप के गोले किले तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन तभी अचानक से एक गोला महाराज के सामने आकर फटता है। तोपों की रेंज कैसे बढ़ी ये जानने के लिए महाराज स्वराज्य के प्रमुख जासूस बहिर्जी नाइक को वहां भेजते हैं। बहिर्जी और उनका साथी हरप्या नाम का एक मावड़ा भेष बदलकर तोपों को देख रहे हैं। तभी उन्हें शत्रु सैनिक देख लेता है और तुम कौन हो यह पूछता है। बहिर्जी बड़े होशियारी से चकवा देकर बच जाते हैं लगते हैं। बहिर्जी महाराज को बताते हैं कि घेरा बहुत टाइट लगा है और साथ में ब्रिटिश भी अपनी तोपों से सिद्दी जौहर को मदद कर रहे हैं। महाराज गुस्से में कहते हैं कि एक तरफ से सिद्दी, दूसरी तरफ से शाहिस्ता खान हम पर हमला करने आ रहा है। ये देखकर ब्रिटिश हमें मारने के लिए सिद्दी की मदद कर रहे हैं। व्यापार का नाम लेकर यहाँ आए यह गोरे देश के राजकारण में ज्यादा रुचि रखते हैं। पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश सभी एक जैसे हैं और आने वाले काल में यह हमारे देश को बहुत ही तकलीफ देने वाले हैं। दोस्तों, महाराज ने ब्रिटिशों की रणनीति पहले ही भांप ली थी। महाराज मावलों को कहते हैं कि कल जब सिद्दी के सैनिक गाफिल हो गए तब हमला करना और तोहफे तोड़ देना और इन ब्रिटिशों को मराठों की झलक दिखाना। दूसरे दिन मावड़े सिद्दी जौहर की फौज पर हमला बोल देते हैं। हरप्या भी बंदूक से निशाना लगाकर शत्रु को मारता है। बाजी प्रभु शेर जैसे छलांग लगाकर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। राया जी, कोया जी और अन्य मावड़े अपनी तलवार बिजली की तरह चला रहे हैं। बहिर्जी नाइक भी युद्ध में उतर चुके हैं। तभी राया जी बांदल को सिद्दी जौहर दिखाई देता है, लेकिन बाजी प्रभु राया जी को समझाते हैं कि शत्रु जाग चुका है और जल्दी किले पर वापस चलो। सभी मावड़े किले पर लौट आते हैं। इधर जिजाऊ माँ साहब अपने मावड़ों के घर जाकर उनके फैमिली से मिलती है। अब वो बाजी प्रभु और उनके भाई फुलाजी देशपांडे के घर गई है और कहती है कि आपके लड़के शिवाजी राजे के साथ है, इसीलिए स्वराज्य बढ़ रहा है और मन से धन्यवाद कहती है। लेकिन अपना बेटा 4 महीने से पन्हाड़गढ़ पर घेरे में बंद है, यह देखकर जिजाऊ माँ से रहा नहीं जाता और वह अपनी तलवार निकालकर खुद ही युद्ध पर निकलती है। लेकिन तभी नेतोजी वहां आते हैं और कहते हैं कि अभी जाकर पन्हाड़ा का घेरा तोड़कर आता हो। सिद्दी हिलाल और उसका बेटा सिद्दी वाह शिवाजी राजे को छुड़ाने की कसम खाते हैं। नेतोजी पालकर और सिद्दी हिलाल की फौज घेरे पर हमला बोल देती है। सिद्दी सबको हुक्म देता है कि कुछ भी हो जाए घेरा ढीला नहीं पड़ना चाहिए। सिद्दी जौहर सिद्दी हिलाल के बेटे सिद्दी वाह को मार देता है और नेतोजी का घेरा तोड़ने का प्रयास नाकामयाब हो जाता है। शिवाजी राजे चिंता में दिखते हैं। बारिश से बचने के लिए सिद्दी जौहर सभी तंबुओं को पन्नों से ढक देता है। महाराज का अनुमान था कि बारिश की वजह से सिद्दी का घेरा कमजोर हो जाएगा, लेकिन सिद्दी ने बड़ी होशियारी से घेरा मजबूत बनाए रखा है। महाराज बाजी प्रभु से पूछते हैं कि किले पर खाने की रसद कितने दिन टिकेगी। बाजी कहते हैं कि पूरा बारिश का सीजन निकलना मुश्किल है। फुलाजी भी हामी भरते हैं कि किले पर 3000 लोग हैं और इतने लोगों के लिए खाने की रसद ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
महाराज अपने मावड़ों को बताते हैं कि सिद्दी को किले से ज्यादा हमें पकड़ना इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर हम यहाँ से विशालगढ़ जो अभी अभी बना है वहां चले गए तो घेरा भी उठ जाएगा और हम नए दम से सिद्दी का सामना करेंगे। महाराज बहिर्जी नाइक से पन्हाड़ा से विशालगढ़ का अंतर पूछते हैं। लगभग 70 किलोमीटर अंतर है। महाराज प्लान बनाते हैं कि ऐसे ही किसी बारिश की रात पन्हाड़ा से निकलकर विशालगढ़ हमें पहुंचना है। महाराज बहिर्जी नाइक को ऐसा रास्ता खोजने को कहते हैं जहां से निकलना आसान है। हरप्या बहिर्जी को बताता है कि किले की एक बाजू बहुत ऊंची है और कठिन है, वहां घेरा नहीं बना है, लेकिन दिलेर मसऊद की फौज हर 2 घंटे बाद वहां पहरा देने आती है। रात के घने अंधेरे में बहिर्जी नाइक अपने साथी जासूस को समझाते हैं कि यहाँ से राजे जाने वाले हैं, इसीलिए हमें यह पूरा रास्ता देखना पड़ेगा। राजे हमारे लिए भगवान है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। बहिर्जी अपने साथी आगिन्या को एक लकड़ी की इंफॉर्मेशन देते हैं जो अंधेरे में चमकती है और जलती भी है। बहिर्जी बताते हैं कि शिवाजी महाराज के लिए कभी कुर्बानी का चांस मिले तो दे देना, जीवन सार्थक हो जाता है। बहिर्जी आगिन्या के साथ किले के दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन द्वारपाल दरवाजा नहीं खोलता और अंदर आने का कोडवर्ड पूछता है। बहिर्जी कहते हैं कि हम महाराज के सेवक हैं और हमारे खून का रंग सिर्फ एक है, भगवा। यही किले के अंदर जाने का कोडवर्ड है। दरवाजा खोला जाता है। बहिर्जी द्वारपाल को निहारते हैं और चले जाते हैं। द्वारपाल के साथी उसे वे स्वराज्य के प्रमुख जासूस बहिर्जी नाइक है ऐसा कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहिर्जी नाइक शिवाजी महाराज को विशालगढ़ का रास्ता दिखा रहे हैं। बहिर्जी बताते हैं कि यह रास्ता सबसे कठिन है और यहाँ से चलकर जाना मुश्किल है, क्योंकि आसान रास्ते से गए तो पकड़े जा सकते हैं। महाराज उसी रास्ते से जाने का पक्का करते हैं और बाजी प्रभु को गंगाधर पंत को बुलाने का हुक्म देते हैं। गंगाधर पंत शिवाजी राजा का खत सिद्दी जोहर को पढ़कर बताते हैं, जिसमें महाराज ने लिखा है कि सिद्दी जोहर जी, हम आपको अपना दोस्त मानते हैं और आपको शरण आकर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे डरते हैं। कृपया मुझे शरण आने की संधि दे। सिद्दी को विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हारा शिवाजी राजा अफजल खान से भी डर गया था। नतीजा क्या हुआ? अफजल मारा गया। गंगाधर पंत सिद्दी जोहर को बताते हैं कि अब वैसा नहीं होगा, राजे सच में डर गए हैं। सिद्दी गंगाधर पंत को 2 दिन के बाद मिलने को कहता है। इधर बाजी प्रभु की पत्नी को उनकी याद आ रही है। उन्हें बीते दिनों के वो पल याद आते हैं जब बाजी प्रभु महाराज का बुलावा आया। यह सुनकर खाने से उठ जाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी का सम्मान रखते हुए वो भाकरी अपने साथ ले जाते हैं। जब उनकी पत्नी खाने का एक निवाला खाती है तब उन्हें समझता है कि खाने में स्वाद नहीं था। फिर भी बाजी प्रभु बिना कुछ कहे खाकर चले गए और वो भावुक हो जाती है। आज भी वो दिन याद कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी सास उन्हें समझाती है कि खाना अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपस में प्यार होना जरूरी है। इतना सोचो मत, मेरा बेटा यह छोटी बातें मन में नहीं रखता। हम देखते हैं कि शिवा काशिद अपने आप को शीशे में देखता रहता है और बड़े गर्व से अपने साथीदार से कहता है कि देखो, मैं शिवाजी महाराज जैसे दिखता हूँ। यह बात बहिर्जी नाइक सुन लेते हैं। शिवा काशिद डर जाता है और वह नाइक जी से राजा से तुलना करने के अपराध की माफी मांगता है। बहिर्जी नाइक शिवा काशिद को दरबार बुलाते हैं। बहिर्जी नाइक शिवा काशिद को शिवाजी महाराज के वस्त्र पहनने को कहते हैं। अपना रूप छत्रपति शिवाजी राजे जैसा बना देखकर शिवा काशिद शीशे में अपनी तस्वीर को नमन करता है। तभी शिवाजी महाराज वहां आते हैं। इधर बाजी प्रभु दांड पट्टे से युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तभी उनके भाई फुलाजी देशपांडे वहां आते हैं और अपने भाई को टेंशन में देखकर पूछते हैं कि परेशान हो। बाजी प्रभु कहते हैं कि परेशानी कैसी, हमने बहुत सालों की गुलामी देखी, लेकिन जब से शिवाजी राजे ने स्वराज्य की नींव बोई है तब से मानो राम राज्य सा बनने लगा है। फुलाजी भी बाजी प्रभु के बोलने से सहमत है। वो कहते हैं कि जब हम पहली बार शिवाजी राजे से मिले थे तब वो बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी समझ और विचार उच्च है, इसीलिए उनका होना ही हमारे लिए सब कुछ है। बाजी प्रभु कहते हैं कि बस इसीलिए महाराज को जगना है, वो है इसीलिए स्वराज्य है। लेकिन एक अजगर जैसा घेरा लगाए बेटे इस सिद्दी जोहर के चंगुल से कैसे निकले? फुलाजी कहते हैं कि आपके जोर पर। आपको पता है, जब बचपन में शत्रुओं ने हमारे गांव पर हमला किया था तब आप अकेले ने 10-10 शत्रुओं को मारा था। शत्रु यह लड़का शैतान है ऐसा चीख कर भाग गए थे। वो याद आकर दोनों हंसने लगते हैं। फुलाजी कहते हैं कि अब वो लड़का बड़ा हो गया है। बाजी, आप बांदल सेना के हनुमान हो और मुझे यकीन है कि शिवाजी महाराज को आप इस घेरे से सही सलामत बाहर निकालोगे। बाजी प्रभु अपने बड़े भाई का अपने ऊपर का विश्वास
आवाज देखकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया आप हमेशा मेरे साथ रहना। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जासूस हरप्या शत्रु सेना में अफवाह फैला रहा है कि सिद्दी जोहर और शिवाजी राजे के बीच सुलह होने वाली है। यह करने का कारण है कि इससे शत्रु सैनिक गाफिल होंगे और घेरा ढीला पड़ जाएगा। महाराज हंसते हुए गंगाधर पंत को पूछते हैं कि अफजल खान को बोला नुस्खा यहाँ भी काम आया ना। गंगाधर पंत कहते हैं कि हाँ, जैसे अफजल खान को बोला था कि महाराज डर गए, वैसे ही सिद्दी जोहर को बोला और वो बेवकूफ मान भी गया। सभी हंसने लगते हैं। सिद्दी जोहर गंगाधर पंत से कहता है कि मैं तुम्हारे राजा से मिलूंगा, लेकिन अफजल खान जैसे हमारे साथ धोखा हुआ तो। गंगाधर पंत कहते हैं कि वैसा नहीं होगा, हम बस 20 लोग यहाँ आएंगे, आपकी हजारों की फौज और हम सिर्फ 20 लोग, क्या कर लेंगे हम। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहिर्जी महाराज को कल रात में कैसे निकलना है वो समझा रहे हैं। बहिर्जी नायक कहते हैं कि एक पालखी में आप निकलोगे और दूसरी में शिवा काशिद आपका बहरूपिया बनकर अलग रास्ते से जाएगा और पालखी देखकर शत्रुओं को यकीन भी होगा कि शिवा काशिद ही शिवाजी महाराज है। ऐसा करने से हमें निकलने का समय मिलेगा। लेकिन महाराज अपने साथियों का जीवन संकट में नहीं डालना चाहते, लेकिन दूसरा अन्य कोई विकल्प न होने के कारण महाराज मान लेते हैं और बाजी प्रभु को अपने साथ सबसे कुशल सैनिकों की फौज और साथ ही ज्यादा हथियार साथ लेने को कहते हैं। महाराज सबको बताते हैं कि कल रात हम निकलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखना। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारी मेहनत का बस यही एक मूल्य है कि आप वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। जय भवानी।